गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी और वर्क पावर एनर्जी में जेई मेंस में किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस हो सकता है, किस वैरायटी का क्वेश्चंस हो सकता है, उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात तो हम कर लेते हैं वर्क का। और वर्क में मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट and the displacement is delta s. Then the work done by the force W equal to vector F dot delta s और इसी को हम कह सकते हैं F इंटू डेल्टा S इंटू कॉस थीटा। अब बेसिक चीज तो यही, लेकिन इस पर क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। पहला तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ जाए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हो, फोर्स दिया हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट फोर्सेस के कारण वर्क डन, बेसिकली आपसे कहे कि वर्क डन का रेशियो दिया हुआ हो और आपसे फोर्सेस का रेशियो पूछे। जो पूछा है उसमें ये कि W1 इक्वल टू W2, तो बताइए कि F1 और F2 का क्या रेशियो होगा, और एंगल दिया हुआ था। तो नेचुरल है कि इसको हम कर लेंगे, लेकिन ये बात कब है, जब फोर्स कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। दूसरा जो बात है, जब फोर्स वेरिएबल हो, तो फोर्स के वेरिएशन का दो तरीका मेनली हो सकता है। एक तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले, तो ऐसे स्थिति में वर्क डन इज इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब इस पर दो वेराइटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ, आपको पोजीशन कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, मान ली 3 + 5x + x², और आपसे कहे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x = 0 टू x = 2, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहां रख देना है, इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा। दूसरी बात, ये इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर इक्वेशन नहीं दिया है बल्कि ग्राफ दिया है, तो इंटीग्रल एफ डी एक्स का मतलब है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। अब एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ में ये तो चलो ठीक है कि A1 + A2 जैसा भी होगा निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो मेन गलती होता है वो एरिया पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। उसका बेसिक चीज एक ही है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो तो एरिया पॉजिटिव होगा, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो एरिया नेगेटिव होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये फोर्स है। मान लीजिए कि एक बॉडी यहां से मूव करता है -4 से, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, और हमसे कहता है व्हाट इज द वर्क डन। तो एक एरिया ये A1 A2, तो वर्क डन, ये बात तो क्लियर है कि A1 + A2 होगा। अब A1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको सोचने का तरीका देखिए कि बॉडी मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और फोर्स नेगेटिव है और
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ उसके डायरेक्शन से होता है, और यहाँ पर फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसलिए ये एरिया A1 नेगेटिव होगा। और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये एरिया A2 क्या होगा, पॉजिटिव, और A1 नेगेटिव वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और बात है वो ये कि अगर मान लीजिए कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल हो तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर सकता। मान लीजिए ए से चल करके बी पर पहुंचता है तो पोजीशन वेक्टर इस ढंग से R2 वेक्टर, R1 वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 कर सकते हैं, x2 y2 z2 कर सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा एस वेक्टर या डेल्टा एस वेक्टर या डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, या इसी को कह सकते हैं डी एस वेक्टर या डी आर वेक्टर इस डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 2 साल 2021 और 22 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर बेस्ड चीजें बता रहे हैं, और इस पर बेस्ड 3 बार पूछा है 2 साल में, 3 या 4 बार। उसमें कुछ नहीं, एक आपको फोर्स का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस मान लीजिए जेड क्यूब के, इस टाइप का एक इक्वेशन है, और आपसे कहेगा कि पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है, ए बी से सी डी तक मान लीजिए मूव कर रहा है, इसको जीरो भी कर सकते हैं। और आपसे कहेगा कि वर्क डन बताइए, तो पूछ नहीं करना है भैया, सीधे सीधे वर्क डन इज इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर कर देना है, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो एक्स डी एक्स, वैसे ही वाई स्क्वायर डी वाई एंड सो ऑन। और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए टू सी तो ए से सी, वाई कहाँ से वेरी कर रहा है, बी से डी तो बी से डी, जेड तो जीरो है, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस पर इक्वेशन फोर्स का बदलता जाएगा और क्वेश्चन बदलता जाएगा, और ऐसा 3-4 बार 2 साल में पूछा है 21 और 22 में। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज का, एंड दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम VF स्क्वायर माइनस हाफ एम VI स्क्वायर। और इसमें कुछ नहीं, आपको एक बॉडी का वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका एक इक्वेशन इस ढंग से मान लो आपको दिया हुआ है, और कहेगा कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो कुछ नहीं, x इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी निकल गया, फाइनल इनिशियल पता है, मास दिया रहेगा, वर्क डन निकल जाएगा। और इस पर 2 साल में 3 क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ इक्वेशन चेंज किया है। एक चीज और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m, और काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको कहेगा कि 2 बॉडी है जिसका सेम काइनेटिक एनर्जी है, मासेस दिया रहेगा, और आपसे कहेगा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोमेंटम, तो आप खुद कह सकते हैं P1 बाय P2 इज अंडर रूट 2m1 k1 बाय अंडर रूट 2m2 k2,
अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये सीधे सीधे हो जाएगा √m1/m2। इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा है, लगभग सेम क्वेश्चन और दोनों का आंसर 2:1 आया है अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब बात करते हैं हम पावर का। अगर हम बात करें पावर का तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू dW/dt, और इसी को कह सकते हैं वेक्टर F.ds अपॉन dt, और इसी को कह सकते हैं वेक्टर F.ds/dt इज V। मतलब पावर इज नथिंग बट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और इस पर जो क्वेश्चन पूछा है रिसेंट में, मतलब 2021-22 में, वो ये कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो नेचुरल है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो 2 टाइप का फोर्स लगता है, और इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है k²r/t² एंड दिस इज v²/r। तो कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द रोटेटिंग पार्टिकल इन द एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखिए v इक्वल टू krt हो गया, dv/dt kr हो गया, और यहां पर आप कह सकते हैं पावर fc वेक्टर प्लस ft वेक्टर डॉट वेक्टर v, और fc डॉट v 0 हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तो ये पावर का है, एक दूसरा जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखेगा, दिस इज बेसिकली पावर इज वेक्टर f डॉट वेक्टर v, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को MAV कह सकते हैं। लेकिन इस A एक्सेलरेशन को आप dV/dt भी कह सकते हैं, और इसी एक्सेलरेशन को vdV/dx भी बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या लिखेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमको जो दिया हुआ है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है या एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है। अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है या पूछ रहा है तो a के बदले इसको रख देंगे। फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है या पूछ रहा है तो a के बदले इसको रख देंगे, और जैसे ही इंटीग्रेट कीजिएगा अपने आप क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और सीधा सीधा एक जो 2 क्वेश्चन पूछा है वो सीधा पावर जो है कांस्टेंट कह रहा है, m भी तो ठीक है, a को dV/dt लिख सकते हैं, vdv इक्वल टू p/mdt, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और उस v को dx/dt करके फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इस ढंग का क्वेश्चन आपसे पूछा है। और दूसरा चीज ये है कि इसी a को अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के बजाय एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछे तो नेचुरल है कि आप इस a को भी dV/dx रखिए, और जैसे हम यहाँ रख रहे हैं mv, a को लिखे v dV/dx, और यहाँ पर देखिए v²dV इक्वल टू p/mdx, इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पर पावर 1/3, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं पूछा है तो पूछेगा। अब बात करते हैं एनर्जी। अब अगर हम एनर्जी वाइज बात करें तो एनर्जी में एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी में अगर बात करें तो फोर्स F इक्वल टू होता है -du/dr। यहाँ पर फोर्स पहला बात तो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे फोर्स पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप उसको डिफरेंशिएट कर दिए विद नेगेटिव साइन।
अगर हम x डायरेक्शन में बात करें तो माइनस du/dx। और इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल सकते हैं। और इसी में एक चीज ये भी हो सकता है कि आपसे कहे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है। एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा है 21-22 में। एक की पोटेंशियल एनर्जी मान लो a⁴ है, b⁴ 10 है, कुछ इस ढंग का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कि किस वैल्यू ऑफ r पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब फोर्स 0 होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जैसे ही 0 करेंगे अपने आप अपने को r आ जाएगा। ऐसा 2 बार पूछा है। लेकिन एक चीज और इसमें है कि F = -du अगर dx हम कह रहे हैं और इस बार इक्वेशन नहीं दिया है बल्कि हमको ग्राफ दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के विषय में अगर आप सोचना चाहते हैं तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर स्लोप मान लीजिए कि पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब सिर्फ उसके डायरेक्शन से होता है। अब इसी में एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और अगर एनर्जी कंजर्वेशन पर बात करें तो ये बात क्लियर है कि जब भी किसी सिस्टम पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट विल रिमेन कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी पर जो क्वेश्चन पूछा है वो 2 बार, एक तो ऐसा आपको सरफेस दिया हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है मान लो कुछ भी 10 मीटर, और यहाँ पर ये हाइट मान लीजिए दिया हुआ है 7 मीटर रिलेटिव टू ग्राउंड, और एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया, ब्लॉक इस ढंग से आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है ये पूछा है, तो पूछा नहीं, जो टोटल एनर्जी यहाँ है वही टोटल एनर्जी यहाँ होगा। इसी चीज को बदल दिया है कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इस ढंग से एक कर्व सरफेस और ये इस सरफेस पर से एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया, यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किए तो ये इस ढंग से आया, इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला गया, यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिल गया और पूछा है कि भाई ये कितने डिस्टेंस पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो सीधा सीधा इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेलोसिटी अगर हमको पता है तो d = v × t, v हम निकाल चुके हैं और t हो जाएगा √2h/g, क्योंकि ये h है तो अपने आप d आ जाएगा। इस ढंग का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और पूछा है। अब अगर हम इसी में और बात करें, इसी से रिलेटेड एक और बात करें, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंग। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के विषय में अगर बात करें तो उस कंडीशन में एक स्प्रिंग है जिसका अगर कंप्रेशन या इलोंगेशन x हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है दैट इज ½kx²। और इस पर जो क्वेश्चन पूछा है मैं पहले उसकी बात करूं कि एक ब्लॉक है, मान लीजिए कि कुछ भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है। क्वेश्चन कहेगा कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराता है और
उस समय आप इस स्प्रिंग का कंप्रेशन बताइए जब वेलोसिटी हाफ ऑफ दिस वेलोसिटी हो। तो कुछ नहीं, इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और बाद में काइनेटिक एनर्जी है v/2 का स्क्वायर और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। कभी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k दिया है तो x पूछेगा, और अगर x दिया हुआ है कि कितना कंप्रेशन होने पर वेलोसिटी हाफ ऑफ द वैल्यू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछेगा। इसी चीज में एक और पूछता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सरफेस है, एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये कुछ हाइट पर है। तो कहता है कि इस ब्लॉक, इस स्प्रिंग को मान लो कुछ x कंप्रेस करके छोड़ दिया गया, तो ये ग्राउंड पर कितने डिस्टेंस पर स्ट्राइक करेगा। तो फिर वही बात है कि जब कंप्रेस्ड है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, जब नेचुरल लेंथ में आया तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये हाइट अगर दिया हुआ है तो कितना डिस्टेंस, d = v × t, t इज √2h/g। एक छोटा सा चीज और है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को अटैच कर दें और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दे दें, तो उस कंडीशन में ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में तभी घूम पाएगा जब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी √5gl के बराबर हो और यहाँ पर जो वेलोसिटी हो मिनिमम वेलोसिटी √gl के बराबर। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि जब ये मान लीजिए 90 डिग्री घूम गया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, जब 90 डिग्री एंगल घूम गया, तो बताइए व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो सीधे सीधे है vj प्लस ui, चेंज इन वेलोसिटी सीधे सीधे हो गया √v² प्लस u², और v² हो जाएगा u² - 2gl। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 × u² - gl। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल जो है सर्कल में घूम तो रहा है बट विथ कांस्टेंट स्पीड। तो बताइए कि मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, मिनिमम टेंशन क्या होगा। तो जब यहाँ पर है तो mg नीचे है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है और यहाँ पर टेंशन T है। mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा एंड दिस T मैक्सिमम इज mg प्लस mv²/L। और जब यहाँ पर पहुंचा तो mg नीचे है, टेंशन T इधर है और बाहर की तरफ हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज mv²/L। और इस स्थिति में टेंशन मिनिमम होगा T मिनिमम प्लस mg = mv²/L। जो यहाँ वेलोसिटी है वो यहाँ भी है, दिया हुआ ये वेलोसिटी, तो T मिनिमम हो जाएगा mv²/L माइनस mg। तो T मैक्सिमम और T मिनिमम का रेशियो भी अगर पूछ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, mv²/L और mv²/L माइनस mg। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि आप बना सकते हैं, ऐसा और कुछ इसमें है नहीं। ओके, थैंक यू।